हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज मैं इस वीडियो लेक्चर में नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरीज विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूं आरएलसी सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको नेटवर्क एनालिसिस के शुरुआती वीडियोज़ में बताया था कि ट्रांजिएंट एनालिसिस या इनिशियल कंडीशन पार्ट अपने आप में बहुत टफ पार्ट होता है, जिसको आसान बनाने के लिए मैंने पिछले 4 से 5 वीडियोस आपके लिए जारी किए हैं। इसी सीरीज में ये वीडियो भी एक माइलस्टोन रहेगा, क्योंकि हम अभी तक जो वीडियोस लेकर के आए हैं उन वीडियोस में हमने या तो रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को ही कंसिडर किया था। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को कंसिडर करेंगे, और जब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो हमारा जो मैथमेटिक्स अभी तक हम लेकर के चल रहे थे उस मैथमेटिक्स में कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन फिर वही बात, वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको हमारे इनिशियल कंडीशन के वीडियो लेक्चर में बताए थे वो अभी भी नहीं बदले हैं, उनका उपयोग आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो आप उस वीडियो लेक्चर की अहमियत बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। आप उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें, उन कंसेप्ट्स को आप 100% अप्लाई करना सीखें। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट पर चलने से पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो आरएल और आरसी से थोड़ा सा चेंज है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आरएल या आरसी सर्किट होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर या इंडक्टर होगा, उस कंडीशन में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑर्डर में हमें मत उलझाइए, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये हुआ करता था, जहां पर डेरिवेटिव सिर्फ डी बाई डी टी था, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर नहीं था। लेकिन जब मैं आरएलसी सर्किट लेकर के चलूंगा तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में ना मिल करके अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं। देखिए, इस फॉर्मेट में मिलेगी ए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस सी वाई इक्वल टू क्यू। अब ये क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर ये Q जीरो है तो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर ये Q नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी हम जिस पर्टिकुलर आरएलसी सर्किट को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें हमारा Q जीरो ही होने वाला है। Q जीरो होने वाला है, और अगर मैं Q को जीरो लेकर के चलूंगा तो उस कंडीशन में मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्या मेरे सोल्यूशंस हो सकते हैं, हम पहले उसके बारे में बात करें। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, y की जगह मुझे यहाँ पर या तो v मिलेगा या i मिलेगा। मतलब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ए डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी आई बाई डी टी प्लस सी आई इक्वल टू जीरो या q होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना रहेगी। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमें कैसे बनाना है, हम सबसे पहले ये समझे। यहां पर ये जो d बाई डी टी है, इस d बाई डी टी को मैं कुछ s मान लेता हूं, और s मान करके मैं इस इक्वेशन को रीराइट करता हूं। तो देखिए क्या बनेगा, ए एस स्क्वायर, ये जो i है i भी मैं लिख लेता हूं, प्लस बी एस आई प्लस सी आई इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम डी बाई डी टी को एस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ एक इक्वेशन मिल रहा है। और इससे जब आप इस आई को यहां से हटा देंगे तो जो एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये मेरे पास मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम जब इस इक्वेशन पर पहुंचेंगे तो इस इक्वेशन से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो स्क्वायर वाला जो टर्म है उसके साथ कांस्टेंट को एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डी आई बाई डी टी वाली टर्म को बी एस करना है, कांस्टेंट इंटू एस, और ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट आई के साथ है उस कांस्टेंट को एज इट इज लिखना है, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जब आप बना लेंगे तो इस इक्वेशन को देख करके अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बहुत हमारे अर्ली स्कूल डेज में हम पढ़ते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम पहुंच रहे हैं। 7th 8th में हम इस इक्वेशन को पढ़ लेते हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अभी पढ़ लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें x के दो मान मिलते हैं जिनको हम x1 और x2 कह सकते हैं। तो यहां जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे s के दो मान मिलेंगे जिनको मैं s1 और s2 कहता हूं। ये एक्स स्क्वायर की टर्म वाली इक्वेशन है, इसलिए यहां पर x के दो मान हमें मिलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें ये x1 और x2 के जो मान हैं ये मान हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, देखिए एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से देते हैं। यहां x1 कब आएगा, x1 जब आएगा जब आप प्लस ले लें और x2 जब आएगा जब आप माइनस ले लें। तो ऐसे आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मुझे ये s1 और s2 के मान है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, मुझे s1 और s2 के जो मान मिलने वाले हैं वो s1 और s2 के मान इस इक्वेशन से इसी टाइप से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होंगे। ये तो मैथमेटिक्स चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सर्किट एनालिसिस कहाँ रहे। सर्किट एनालिसिस के लिए ग्राउंड वर्क हो रहा है। आपका ग्राउंड वर्क हो जाए तो फिर हम बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं। तो देखिए ये हो गया, s1 और s2 का वैल्यू आ गया। अब ये जो s1 और s2 है, इन s1 और s2 को देख करके हम ये बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे हमारे पास जब ये इक्वेशन थी dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो हमने यहाँ कहा कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में दो भाग होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान k ई टू द पावर माइनस पी टी होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान q बाई पी होगा अगर q कांस्टेंट है तो। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि ये जो s1 और s2 मुझे मिल रहे हैं, इन s1 और s2 के मान से ये डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। अगर s1 और s2, और पहला कंडीशन ले रहा हूं, अगर s1 और s2 नेगेटिव है, रियल है, नेगेटिव रियल नंबर है, जैसे -1 -2 ऐसा कोई रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है और अनइक्वल है, मतलब दोनों का मान एक जैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड में 0 देख रहे हैं इसका मतलब हमारा जो फंक्शन था वो कांस्टेंट था और कांस्टेंट का जब एक बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या लेंगे, देखिए आप, कुछ कांस्टेंट k1 ई टू द पावर s1t प्लस k2 ई टू द पावर s2t। देखिए ये ई टू द पावर s1 और s2 लिखा है, s1 s2 नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा, वो बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा जो, क्योंकि ये रिस्पॉन्स टाइम के साथ 0 होगा, अगर यहाँ पर s1 और s2 अगर ये पॉजिटिव रह जाएगा तो इंक्रीजिंग रेस्पॉन्स हो जाएगा। दूसरा केस ये बनता है कि s1 और s2 नेगेटिव रियल है लेकिन इक्वल है। अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि s1 बराबर s2 है बराबर सपोज s है, मतलब जैसे दोनों की वैल्यू -1 आ गई -2 आ गई, तो उस कंडीशन में आपका ये जो सॉल्यूशन it है ये सॉल्यूशन हो जाएगा k1 प्लस tk2 टाइम्स ई टू द पावर st। अब यहां पर देखिए आप समझिए इस चीज को, वहां हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन था, अब यहां पर दो अननोन हो गए। ये जो k1 k2 है ये k1 k2 अननोन है जिनका मान हम किससे निकालेंगे, फिर से वही 5 पॉइंट यूज करके इनिशियल कंडीशन से। तो देखिए दुनिया बहुत आसान है, आपने अगर इसको छूना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए ये दुनिया बहुत आसान हो गई। कठिन मान करके अगर हम इन प्रश्नों को टच ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी नैया हमारी पार नहीं लगा पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है आप तो भिड़ जाओ, कंसेप्ट हम बताते जाएंगे, आप भिड़े रहो, ऑटोमेटिकली नैया पार होगी और बहुत अच्छे से पार होगी। तो आइए देखिए आगे चलते हैं। s1 s2 नेगेटिव रियल अनइक्वल हो गया, नेगेटिव रियल इक्वल हो गया। अब तीसरा केस ये बनता है कि s1 s2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स है विथ नेगेटिव रियल नंबर, रियल पार्ट नेगेटिव इंटीजर, मतलब सिग्मा 1 प्लस माइनस j⍵1। ये अगर मान लो कोई आपका s का मान ये आ रहा है, सिग्मा 1 प्लस माइनस j⍵1, मतलब s1 हो गया आपका सिग्मा 1 प्लस j⍵1 और s2 हो गया आपका सिग्मा 1 माइनस j⍵। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं और नेगेटिव रियल पार्ट है। आपका जो रियल पार्ट है ये सिग्मा 1 जो है ये क्या है, रियल पार्ट है और ये नेगेटिव वैल्यू कोई है। तो उस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन आप लेंगे ये सॉल्यूशन हो जाएगा ई टू द पावर सिग्मा 1t इंटू
K1 cos ओमेगा 1t प्लस K2 साइन ओमेगा 1t। बस आपको ये सॉल्यूशन लेकर के और आगे चलना है और K1 K2 के मान निकालने हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हम ऑटोमेटिकली हम एक प्रॉब्लम लेंगे, एग्जांपल लेंगे, आप एग्जांपल में जब इन कॉन्सेप्ट्स को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी। सार हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सार ये है कि आपको ये इतना सा समझ करके याद रखना पड़ेगा। आखिरी केस ये होगा कि S1 और S2 कॉम्प्लेक्स है और रियल पार्ट जीरो है उसका, इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो है। मतलब ये हो गया कि अब S आपका प्लस माइनस जे ओमेगा 1 ही है, सिग्मा का मान जीरो है। तो उस कंडीशन में देखिए इस ऊपर वाली इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं e टू द पावर जीरो हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा K1 कोस ओमेगा 1t प्लस K2 साइन ओमेगा 1t। तो देखिए बहुत आसान है, आप इस चीज को एक बार समझ लें, ये टफ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे तो उसमें सिर्फ dy बाई डी टी आ रहा था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो डी स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, और डी स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो आप डायरेक्ट वाई सी टी वाई पी लिखने के बजाय आप क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कॉन्स्टेंट्स तीनों एज इट इज जो है आप उनको लिख लीजिए। डी स्क्वायर वाली टर्म को एस स्क्वायर कर दीजिए, डी बाई डी टी वाली टर्म को एस कर दीजिए। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेल नोन फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को यूज करके आप S1 और S2 दोनों का मान निकाल लीजिए। अब ये S1 और S2 क्या है, अगर ये नेगेटिव रियल है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन ये मान लेंगे। अगर ये नेगेटिव रियल है और साथ ही साथ क्या है, इक्वल है, इक्वल अगर हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, K1 प्लस टी K2 मान लेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और नेगेटिव रियल पार्ट है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आएंगे। उस कंडीशन में IT ये ऐसा ही आएगा, ये ऐसा इस फॉर्मूले से आएगा एक्चुअली। जब यहाँ पर अगर इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बच जाएगा तो आपको जो नेगेटिव रियल पार्ट के साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे, तो उस कंडीशन में आप सोल्यूशन ये मान लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बी पार्ट जीरो हो जाए, बी पार्ट जीरो हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है सिर्फ, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट जीरो है, जे के साथ वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा K1 कोस ओमेगा 1t प्लस K2 साइन ओमेगा 1t। तो देखिए ये तो बेसिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया कि हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को, हमें कैसा स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स से इन प्रॉब्लम्स पे मिलने वाला है। अब हम सीधे प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम जब हम लेकर के करेंगे तो ये चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में देखिए 1 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, स्विच के t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया जा रहा है, t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया जा रहा है और विथ इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज, कैपेसिटर पर पहले कोई चार्ज नहीं है और ओपन है, हवा में है, तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज आएगा भी नहीं। तो हम कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर केस में हमें IT निकालना है, IT निकालना है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए प्रॉब्लम वही है, फिर से वही वाली बात हो रही है। आप स्टार्ट करिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे, इनिशियल कंडीशन ये वो कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है, आपको सिर्फ स्विच को क्लोज करना है। स्विच क्लोज करके आप क्या करें, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप KVL इक्वेशन बना लें, -1 इंटू 3IT प्लस L डी बाई डी टी प्लस 1 अपॉन C, मतलब 1 अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन IT dt इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल, एक KVL इक्वेशन हो गई। इस KVL इक्वेशन में हम देखिए इंटीग्रेशन भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी आ रहा है। तो इससे मैं स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको क्या कर देता हूँ, एक बार डिफरेंशिएट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 3 डी अपॉन डी टी प्लस डी स्क्वायर IT अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन 1/2 है तो 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, इसका मतलब 2IT इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करूं तो मेरे पास इक्वेशन हो रही डी स्क्वायर IT अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3DIT अपॉन डी टी। थ्योरी एग्जाम्स में अगर आप इस टाइप से इसको प्रॉपर वे में लिख करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, और एग्जामिनर को भी जब कॉपी चेक करता है तो समझ में आ जाता है कि आपको कंसेप्ट पूरा पता है। अब यहाँ से हम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करें। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर a, इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो 1 है, इसलिए a का मान 1 है। यहाँ हम सीधे लिखें s स्क्वायर प्लस 3 इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। सीधे आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको s स्क्वायर, इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको लिखना है,
डी डी टी वाली टर्म को एस लिखना है 3, ये आई को आप छोड़ दीजिए, ये +2 = 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो मान होंगे S1 और S2 के, वो मान होंगे -b। तो देखिए अब यहाँ पर ए यहाँ होता, ये यहाँ पर जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ एक मतलब कुछ नहीं है, a = 1 है, b = 3 है और c = 2 है। तो माइनस बी, यहाँ पर दो साइन प्लस माइनस √b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4, a का मान 1, c का मान 2 अपॉन 2 × a का मान 1, 2 × 1। तो यहाँ से देखिए मान क्या आ रहा है, -3 प्लस माइनस √9 - 8 मतलब 1 हो गया अपॉन 2। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखूं तो S1 का मान आ रहा है -3 + 1/2 और S2 का मान आ रहा है -3 - 1/2। ये कैसे किया, ये एक बार प्लस लिया तो पहला मान आ गया, माइनस लिया तो दूसरा मान आ गया। तो यहाँ से ये बन रहा है -2/2 मतलब -1, -4/2 मतलब -2। तो देखिए वो रूट्स आ गए, हमने जो हमारे जो रूट्स रिक्वायर्ड थे S1 और S2 इसको सॉल्व करने के लिए, वो S1 और S2 आ गए हैं। S1 का मान -1 आ रहा है, S2 का मान -2 आ रहा है, मतलब रूट्स क्या हैं, नेगेटिव रियल रूट्स हैं, नेगेटिव रियल रूट्स हैं और साथ ही साथ अनइक्वल हैं। तो अब इस कंडीशन को देख करके, इन रूट्स को देख करके आप सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर केस में होता है k1 e⁻ S1t प्लस k2 e⁻S2t। अब यहाँ S1 और S2 के मान हम यहाँ पर अगर रख देंगे तो हमारा जो IT का मान हो गया वो हो गया k1 e⁻t प्लस k2 e⁻-2t, जहां k1 और k2 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको अब हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो देखिए मैंने कोई नेटवर्क एनालिसिस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स करके, सिर्फ केवीएल इक्वेशन का यूज करके, उन 6 फॉर्मूलेस को यूज करके जो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, आसानी से मैं प्रॉब्लम के आधे भाग तक पहुंच गया हूं। अब कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए, जैसा हमने आरएल और आरसी सर्किट के क्वेश्चंस में आपको बताया, आपको इनिशियल कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए पहली जो हमारी इनिशियल कंडीशन हम यूज करते थे, हमने पहले दिन से आपको, पहले लेक्चर से यही बता रहे हैं कि आप क्या करें, अगर आपके नेटवर्क में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनके लिए आप IL0- स्विचिंग से पहले का करंट इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए स्विचिंग से पहले का वोल्टेज निकाल लो। कहा है क्वेश्चन में कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो ये 0 हो गया, और ये स्विच ओपन था तो इंडक्टर में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही हम स्विचिंग करेंगे तो एट t = 0 प्लस हम ये देखें कि सर्किट अगर हमारा बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एज इट इज, इंडक्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि IL0 - 0 है तो IL0 प्लस भी 0 होना चाहिए। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि VC0 - 0 है तो VC0 प्लस भी 0 होना चाहिए। वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। पर भैया हमें तो किस चीज से मतलब, हमें तो इस चीज से मतलब है कि यहाँ करंट = 0 प्लस पर क्या है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि I0 प्लस, चूंकि ये पाथ ओपन हो रहा है इसलिए I0 प्लस का वैल्यू 0 है। अब इस I0 प्लस = 0 को मैं यहाँ पर यूज करूँ, यहाँ यूज करने के लिए मैं इस इक्वेशन में t को 0 प्लस करता हूँ। t को अगर हम 0 प्लस करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा I0 प्लस = k1 e⁻0 मतलब 1 प्लस k2 e⁻0 मतलब 1। तो k1 प्लस k2, और इस k1 प्लस k2 का मान I0 प्लस 0 है इसलिए ये क्या होगा, ये 0 होगा। पर अभी हम फंस गए, हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमारे पास 2 अननोन हैं और इक्वेशन तो एक ही बनी। कहीं नहीं फंसने दूंगा मैं हर जगह से निकाल लाऊंगा आपको। आप बस भरोसा रखिए और दिमाग आपका इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। दो अननोन है हमारे पास तो हमें 2 इक्वेशन लगेगी। हमने जब इनिशियली आपको नोड और मेश के कंसेप्ट बताए थे तब बताया था कि जितनी अननोन्स उतनी इक्वेशन लगेगी। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो इनिशियल कंडीशन में हमने सिर्फ इतना ही ज्ञान नहीं अर्जित किया था, हमने और भी ज्ञान अर्जित किया था कि आप di/dt 0 प्लस भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। हमारी जो पहली लूप इक्वेशन बनती है स्विचिंग के ठीक बाद वाली, इस इक्वेशन को यूज करके हम di/dt 0 प्लस भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए अगर मैं 0 प्लस कर दूं i को तो ये हो रहा है I0 प्लस 3I0 प्लस di/dt 0 प्लस 1/1/2 इंटीग्रेशन I0 प्लस dt = 0। अब यहां पर देखिए ये VC0 प्लस है, t = 0 प्लस पर जो वोल्टेज कैपेसिटर पर है ये वो वोल्टेज है, और इसका मान मुझे
किस्मत से क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 है, नहीं दिया होता तो हम देख लेते स्विच ओपन है मतलब कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये अगर 0 है, I0 प्लस 0 है, तो इसी इक्वेशन से मेरे पास एक और क्वांटिटी आ गई di/dt 0 प्लस, और उसका मान यहाँ पर आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये इधर बचा, ये उधर गया, ये 1 हो गया, 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस मान का उपयोग मैं यहां पर कर लेता हूं ना, मुझे यहाँ IT है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, हमारी इक्वेशन ये है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए dit/dt नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। e⁻t का डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x, e⁻2x का डिफरेंशिएशन, e⁻2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन वापस करते हैं तो इंटू 2 आ जाता है। तो यहाँ पर k1 तो कांस्टेंट है, e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t का करेंगे तो इंटू -1, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2k2 e⁻-2t, क्योंकि k2 कांस्टेंट e⁻-2t का e⁻-2t, -2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, क्या, di/dt इक्वल टू -k1 e⁻t माइनस 2k2 e⁻-2t। और खुशी की बात यह है कि एट t इक्वल टू 0 प्लस ये जो di0 प्लस अपॉन dt होगा, इसका मान मुझे पता है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है यहाँ पर -k1 माइनस 2k2, क्योंकि e⁻01 e⁻01 तो k1 माइनस 2k2, और इसका मान अभी हमने ऊपर निकाला है 1, ये रहा ये 1। तो ये 1 अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 से देखिए हम कह देते हैं k1 इक्वल टू -k2 है, तो k1 इक्वल टू -k2 अगर आप यहाँ पर रखें तो माइनस ऑफ -k2 माइनस 2k2 इक्वल टू 1, और ये प्लस k2 हो गया, इसलिए -k2 इक्वल टू 1 या k2 इक्वल टू -1। ये आपका प्लस k2, एक k2 था, दो -k2 के थे तो एक -k2 को बचा, और k2 अगर -1 है तो k1 क्या हो गया, माइनस ऑफ -1, k1 का मान 1 हो गया। ओहो, दोनों आ गए, दोनों आ गए, और दोनों आ गए तो जो सॉल्यूशन IT मुझे निकालना था वो आ गया। वो सॉल्यूशन हो गया, k1 का मान 1 है इसलिए e⁻−t, और k2 का मान -1 है इसलिए -e⁻−2t। ये आंसर आ गया। ये आंसर फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। हमने जो स्विचिंग की उसके बाद की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहानी बहुत सरल है, नेटवर्क एनालिसिस सर्किट थ्योरी बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों को समझ करके उनको प्रैक्टिस करें, उनको अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। एक बार में नहीं होगी, बार बार करें। सुबह शाम उठते, घूमते फिरते, रिलैक्स होते आप दिमाग में रिवाइज करें कि मुझे ये 5 कंडीशंस यूज करनी है, और उन 5 कंडीशंस को यूज करने के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना नॉलेज मुझे ज़रूरी, मुझे पूरा मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा बुक लेकर के, जैसे अगर आप सोचे कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं, अगर M1 M2 M3 हमने पढ़ा है तो हम उनको लेकर के बैठ जाएं, ऐसा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। उतना मैथमेटिक्स आपको आपकी सभी रेफरेंस और टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा जितना मैथमेटिक्स आपको रिक्वायर्ड है। आप उस मैथमेटिक्स को अप्लाई करें, बस उसको अप्लाई करते वक्त झिझक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और कहीं झिझक है तो उसको हम दूर आपकी करेंगे। आप बेफिक्र रहें, आप वीडियोस देखते रहें और इन चीज़ों को ऐसे ही समझते रहें। इसके बाद देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने कांस्टेंट सोर्स लेकर के तो पूरी कहानियां बना ली, लेकिन अभी जो एक और पिक्चर है, मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि पिक्चर के इंटरवल तक अपन पहुंचे हैं। इनिशियल कंडीशन और ट्रांजिएंट एनालिसिस का आधा भाग हो गया है। हालांकि इस आधे भाग से आपको 90% क्वेश्चंस एग्जाम से मिलते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, थ्योरी एग्जाम्स हो, चाहे गेट जैसे एग्जाम्स हो, चाहे और कोई भी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम हो, इंटरव्यूज हो, एवरीवेयर हर जगह आपको इन्हीं में से 90% क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन हम 10% भी क्यों छोड़ें, और वो भी तब जब वो आसान है। कुछ भी टफ नहीं होता, आपको सिर्फ समझ करके अप्लाई करना होता है। तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उस पोर्शन को एक माला में पिरो करके आपके लिए लेकर के आएंगे। आपको ये समझाएंगे कि कैसे बाकी सारे क्वेश्चंस, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर के हों चाहे सेकंड ऑर्डर के हों, और क्यों अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो उन क्वेश्चंस को आपको कैसे आसानी से सॉल्व करना है। सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में पूरी कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहें इलेक्स गुरु पर, वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।